हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 669 को। कंप्यूटर रीजनिंग के क्वेश्चन हम इनमें डिस्कस करते हैं और हालांकि इतना टफ चीज़ें नहीं थी, थोड़ी फैक्ट्स बेस यहाँ पे आज क्वेश्चंस थे। रीजनिंग के भी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हर एक पेपर में कुछ चीज़ें आपको जरूर कुछ ना कुछ अलग मिलेगी। अगर आप 86 क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका आंसर आप लोगों को जैसे करवाया होगा, जो हमारे पास यूनिवेक था, ये हमारे पास जो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। वाणिज्यिक कंप्यूटर का मतलब फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर भी हम इसे कह सकते हैं। कौन सा? यूनिवेक। अब देखिए, अब इसमें याद रखने की कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत चीज़ें नहीं है। मतलब यूनिवेक का मतलब होता है यूनिवर्सल वेरिएबल कंप्यूटर। यूनिवर्सल वेरिएबल कंप्यूटर यूनिवेक, ये पहला आपका वाणिज्यिक कंप्यूटर था। अब इसको यही चीज़ ध्यान रखना है, यूएसए ने यहाँ पे आपके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। हालांकि उनके नाम तो बहुत रेयर चांसेस हैं इसमें पूछे जाना, क्योंकि वो काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हाँ, इतना जो है चीज़ें आपको एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो इसमें एग्जाम में पूछी जाती है, देखो पहला क्वेश्चन तो ये है ही यार, ये फर्स्ट आपके क्या है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ये वाला जो कंप्यूटर था वो बनाया गया था, पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम एनिक की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर, अगर आपको पूछा जाए यार पहला जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो उसका जो आंसर होगा आपके पास एनिक, इसका आंसर आपके पास हो जाता है। इसकी यहाँ पे जो ये कंप्यूटर बेसिकली बनाया था, ये सेम यूएसए ने ही इसको डिज़ाइन किया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनमें हमने इसको जो है यूज़ किया था। तो ये दो क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरी, अगर हम बात करें एडवेक के बारे में, तो ये आपके पास वो कंप्यूटर था जहाँ पे आपने क्या किया था, जो दशमलव प्रणाली होती थी, यानी जो डेसिमल जो प्रणाली हम यूज़ करते थे, इस डेसिमल प्रणाली से पहली बार हमने इसमें बाइनरी कन्वर्जन को हमने यहाँ पे करना स्टार्ट किया था। तो ये तीन चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको यहाँ पे थोड़ी बात इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। बाकी इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें, यह है इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रिकल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्क्रीट है, इसका मतलब डिस्क्रीट है, इसका मतलब न्यूमेरिकल है। बस ये चीज़ें जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें और चीज़ें ज़्यादा है नहीं। ये बाकी आपका इंटीग्रेटेड हो गया, यहाँ पे आपके V4 वेरिएबल हो गया। तीन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मार्क फर्स्ट। ठीक है, ये कौन सा मार्क फर्स्ट, ये मार्क फर्स्ट जो है इनसे पहले के कंप्यूटर है। यानी अगर मैं यहाँ पे सीरियल वाइज बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो एनिक था, उसके बाद आपका यूनिवेक, फिर आपके पास एडवेक। ये इनके कुछ सीरियल वाइज है। 1944 में डिज़ाइन किया गया ये कंप्यूटर है, इस टाइप से। मार्क फर्स्ट इनसे पहले भी कंप्यूटर था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला ऐसा कंप्यूटर बताइए जो मैकेनिकल और यांत्रिक तौर पे, यानी मैकेनिकली और यांत्रिकी, यांत्रिक उसका तो मतलब एक ही होता है, यांत्रिकी और विद्युत तकनीकी जिसमें हमने इस्तेमाल की थी, वो हमारे पास मार्क फर्स्ट पहला ऐसा कंप्यूटर था। और ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हमने केवल सिर्फ आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और यहाँ पे मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जोड़ गुणा भाग, ये सारी चीज़ें हमने मार्क फर्स्ट में यहाँ पे की थी। और ये इसका जो साइज़ था काफ़ी लार्ज साइज़ भी आप कह सकते हैं इसमें। साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पे यूनिवेक की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ये कंप्यूटर शो हो रहा है, ये वाला जो कंप्यूटर था कुछ यूनिवेक कंप्यूटर था। तो इस टाइप से कंप्यूटर की कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बस ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनिवेक आपका कौन सा हो गया, कॉमर्शियल पर्पस के लिए फर्स्ट कंप्यूटर। एनिवेक आपका जनरल पर्पस के लिए फर्स्ट कंप्यूटर। एडवेक आपके लिए जो आपका बाइनरी डिजिट थी उसमें कन्वर्जन सबसे पहले इसी में हुआ था। पहले हम जो यूज़ करते थे उसे हम डेसिमल में कन्वर्जन करते थे, डेसिमल से बाइनरी में हमने इसमें कन्वर्जन किया था। मार्क फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम केवल जो हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो हमने मार्क फर्स्ट में किए थे। या यांत्रिक विद्युत कंप्यूटर जो पहला था, हम उसको मार्क फर्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन था मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों तथा सीपीयू को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हालांकि अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप कभी चीज़ें गलत ना करते। अगर आपको एएलयू के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपको पता होना चाहिए कि जो एएलयू होता है वो एक सीपीयू का पार्ट होता है। अब एएलयू को सीपीयू का पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ गुणा भाग जो चीज़ें होती हैं आपके पास, अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म करने का काम एएलयू का होता है। और ये किसका पार्ट होता है, एक सीपीयू का पार्ट होता है। इसी टाइप से अगर आप इनपुट यूनिट देंगे तो इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है यार, जिस चीज़ से आप बेसिकली क्या देते हैं, इनपुट किसी चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल सिस्टम भी आप यहां पे कभी ना करते, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपके पास एएलयू और मेमोरी वगैरह इसी के अंदर आ जाते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इन सबको मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, एक सीपीयू
बन जाता है। और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं हर एक जो भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें कोशिश करता हूँ कि आपको जो चीज़ें थोड़ा एलेबोरेट करके बता दूँ, ताकि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए। अब देखिए ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। अभी कंट्रोल सिस्टम है, वो कंट्रोल सिस्टम ही रहने वाला, जिसे हम CS से नोट करते हैं। अगर आप मेरी लास्ट वाली क्लास देखेंगे, इससे पहले वाली में मैंने ये चीज़ें बताई हुई है। अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से देखी है, वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया, अगर आपने समझा है, तो आप कभी ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट और इनपुट यूनिट को कभी आप आंसर भी ना करते। यानी अगर आपको सिस्टम बस के बारे में नहीं भी पता है, तब भी आप सिस्टम बस को इसमें आंसर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर है यहाँ पे वो सिस्टम बस ही है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों तथा CPU को जोड़ने का काम करता है। अब देखो CPU को जोड़ने का काम का मतलब ये है कि भाई कंट्रोल सिस्टम और ALU तो ये तो CPU का ही पार्ट है ना, तो CPU को जोड़ने का काम कौन करेगा? अब कंट्रोल यूनिट थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो CPU का पार्ट है ये दोनों। तो आप ये कभी क्वेश्चन नहीं करते, मतलब आंसर टिक ना करते। तो देखो मैं आपका बस थोड़ा सा ना मेंटली या दिमागी तौर पे आपको बस दिमाग खोलना चाहता हूँ कि आपको सोचना कैसे है। बाकी तो ये रटने वाली चीज़ें तो आप ऐसे भी रट लोगे, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एग्ज़ाम में आए। आपके मैक्सिमम यानी 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आप के पढ़े ना हो, और आप उसको तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छी नॉलेज है। तो यहाँ पे सिस्टम बस, अब बेसिकली सिस्टम बस कुछ भी नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पे येलो येलो कलर की ये कुछ चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, है ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक सेट ऑफ वायर्स होते हैं। सिस्टम बस मतलब सेट ऑफ वायर्स होते हैं। अब ये जो वायर्स है ना, ये वायर्स आपके ऐसे कुछ, ये मान के चलिए आप, ये वायर्स आपके कुछ ऐसे वायर्स होंगी, एक ऐसी लंबी सी वायर्स होंगी, और इस लंबी वायर के साथ आपका यहाँ पे कनेक्टेड होगा CPU। इसके साथ कनेक्टर होता है आपके पास यहाँ पे इनपुट डिवाइस या इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड होती है मेमोरीज। ठीक, तो बेसिकली ये जो बस है ना, ये बस, अब ये बस आपकी बहुत टाइप की होती है। एड्रेस बस होती है, मतलब 2 3 टाइप की यहाँ पे ये बसेज होती हैं। मैं सिंपल इसको बस ही नाम दे रहा हूँ। तो इसका काम बेसिकली क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ें अटैच हो रही हैं, या आपके कंप्यूटर में और भी जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कराने का ये काम करेगा। CPU से इसमें आएगा, इससे इनपुट आउटपुट या मेमोरी। तो बेसिकली वायर्स हैं यार। वायर्स का काम क्या है, सिग्नल को भेजना एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है आपको आंसर करना था सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, और देखिए विशेष प्रकार का संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड के साथ कौन सा पोर्ट जोड़ता है। अब देखो बहुत सारे लोगों ने, देखो अब बस आप समझ गए। अगर आपके बस के बारे में नॉलेज है तो भाई बस तो आप कभी इसका आंसर ना करते। CPU के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो CPU भी ना आप करते। USB का मतलब क्या होता है, ये USB की भी फुल फॉर्म कभी आ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है USB की, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अब देखिए कभी भी आप USB भी इसका आंसर ना करते अगर आपको USB के बारे में थोड़ी नॉलेज है। तो इसको बोला जाता है मिडी। मिडी बेसिकली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, इसका होता है आपके पास M4, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये मिडी की बेसिकली फुल फॉर्म होती है। और इस मिडी का काम क्या होता है आपके पास, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे मिडी इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला मिडी इंटरफेस। यहाँ पे कंप्यूटर होता है, यहाँ पे ये आपके सिंथेसाइजर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप बेसिकली कुछ बजाते होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली ये डिजिटल को कन्वर्ट करने का यहाँ पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बटन वटन दबाते हो यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे 1 2 कुछ इस टाइप से सीरियल्स होते हैं, इनको आप दबाते हैं। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, वो डिजिटल कन्वर्जन तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली वही ये कन्वर्जन करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे एक मिक्सर होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, उन्हीं साउंड को कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो बस। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, ये मिडी होता है। ठीक है, और इस मिडी से यहाँ पे कंप्यूटर के साथ एक USB लगी होती है। इस USB के थ्रू आप क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को इस मिडी के साथ यहाँ पे अटैच करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो वो आपके जोड़ता है मिडी इंटरफेस, जिसे हम नाम देते हैं। 89 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, DPI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। अब ये डॉट पर इंच से क्या समझते हैं आप, डॉट पर इंच का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे डॉट पर इंच का मतलब जैसे ये कुछ रेजोल्यूशन टाइप में, यानी आपका मैं कहूँगा एक एरिया है। तो इस एरिया में बेसिकली कितने डॉट्स हैं। डॉट्स का मतलब ये हो गया कि इनकी डॉट्स की डेंसिटी कितनी है। अगर आप ये भी नहीं समझे तो आप ये समझ सकते हैं, बेसिकली ये जो पिक्चर की क्वालिटी होती है ये उसके बारे में बताता है। जितने ज़्यादा डॉट्स आपके पर स्क्वायर में होंगे, यानी किसी छोटे से एरिया में जितने डॉट्स होंगे, इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे आपका जो पिक्चर क्वालिटी है या रेजोल्यूशन है वो उतना अच्छा है। तो यही इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए आपने DPI समझा, इसकी फुल फॉर्म समझी आपने।
तो आपको बस सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है यार कि अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ये हो गया ना कि आप ये सोच रहे हैं कि यार कुछ सेट चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाएंगी, फुल फॉर्म कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछी जा सकती है। तो एटलीस्ट आप कंप्यूटर के में पढ़ रहे हैं तो जो बैक साइड से अगर कहीं भी आपके पास फुल फॉर्म है तो वो सारी फुल फॉर्म कोशिश करें कि सारी आ जाए। नहीं तो जब पूरी नहीं पढ़ पाते हैं तो वो उसका एक ही तरीका होता है कि आपके एग्ज़ाम में जो पहले आई हुई फुल फॉर्म है एटलीस्ट वो करके जरूर जाएं, सो दैट कि कभी उससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। 90 क्वेश्चन की हम बात करेंगे और यहाँ पे लिखा गया था कि जो कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और ये अल्ट, ये वाली जो कीज़ होती हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? तो इन्हें हम नाम देते हैं मॉडिफायर की। अब ये मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन करना किसी भी चीज़ में, कौन सी चीज़ में? जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो उस कंप्यूटर में जो आपका वर्किंग हो रहा है उसमें कुछ मॉडिफाई कर देना। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आप कभी भी इंडिविजुअल इन की को दबाते हो, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, अगर आप कभी भी इन की को दबाएंगे ना, प्रेस करेंगे आप, तो ये कभी सिंगल काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली कभी वर्क नहीं करते। शिफ्ट दबा दो कोई भी काम नहीं करेगा, कंट्रोल दबा दो कभी काम नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, कभी अल्ट के साथ अगर आपने दबा दिया तो इससे आपका क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाता है, यानी आपको पूरा सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आपने कभी कंट्रोल प्लस पी कर दिया तो इसका मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो कॉपी हो जाता है या प्रिंट निकल जाएगा उसका, या कंट्रोल प्लस अगर आपने यहाँ पे सी कर दिया तो इसका मतलब वो कॉपी हो जाता है। तो मतलब इन की के साथ आपको कोई एक्स्ट्रा की जब आप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो इन्हें मॉडिफायर की बोला जाता है। ऐसी इसी टाइप से जो फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है, F12 तक होता है। इनका काम भी आपका क्या होता है कि कोई भी आपका काम है उसको शॉर्टकट बना देना, कुछ चीज़ें छोटी कर देना है। F9 से आपका रेफरेंस होता है, इस टाइप से F2 से आपका जो फाइल के नेम्स होते हैं आप उन्हें रिनेम कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है इनके फंक्शन की के कुछ काम होते हैं। तो F12 तक आपको याद रखना है। इसी टाइप से अल्फा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है? अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में बेसिकली क्या आता है आपके पास, इसमें आपके पास लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स, इसमें आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक, ये सिंबल्स इसमें आ जाते हैं, ये सिंबल है। इसमें आपके पास कुछ पंक्चुएशन आ जाते हैं। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक कीज़ का मतलब क्या होगा यार, जिसमें आपके कुछ लेटर्स होंगे, कुछ आपके पास सिंबल्स होंगे 0 1 2 3, कुछ आपके पास पंक्चुएशंस होती हैं जहाँ पे आपके पास ऐसे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे ऐसे कुछ सिंबल्स आ जाते हैं। मतलब कैसे, इस टाइप से कॉमा आ सकता है, हो सकता है आपके पास कुछ इस टाइप से @ वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे सब कुछ को जो ये मिला के जो बनता है इन्हें हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज़। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो चीज़ें हैं थोड़ा समझ में आई होंगी। अब ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से कभी क्वेश्चन आए तो कभी ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 91 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे जैसे देखिए, अब इन क्वेश्चनों का करने का तरीका यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे वैसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, राम रमेश का पिता है। अब इसको ऐसे बना दीजिए, राम क्या है, रमेश का पिता, यानी मैं यहाँ पे कहूँगा यार ये राम है और ये जो राम है रमेश का पिता है, यानी रमेश इसके नीचे होगा और रमेश कहीं यहाँ पे आपके पास होने वाला है। ठीक है, राम क्या है, रमेश का पिता है, तो रमेश नीचे हो गया, राम ऊपर हो गया, इसका मतलब ये पिता हो गया। हमेशा स्क्वायर बॉक्स बनाता हूँ या रेक्टेंगल बनाता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए कि ये दोनों क्या है, मेल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, वेदमती राम की सास है। राम की सास का मतलब यार राम की एक पत्नी होगी। अब पत्नी के लिए मैं हमेशा ऐसा साइन बनाता हूँ ताकि मुझे पता चले, अब पत्नी है, ये पत्नी के लिए फीमेल बना रहा हूँ, ये पत्नी है। ठीक है, राम की पत्नी, और राम की सास का मतलब इसकी जो ये पत्नी है इसकी माँ होगी। माँ का मतलब यहाँ पे मैं एक अगेन ये कुछ ऐसा सर्कल बना रहा हूँ। कौन है इसकी माँ, वेदमती। तो जो इसकी पत्नी है बेसिकली ये कौन है, वेदमती। ये वेदमती मैंने यहाँ पे लिख दिया। वेदमती की माता वसुंधरा है। वेदमती से ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। अब वसुंधरा है मतलब ये एक फीमेल है, तो ये मेरे पास वसुंधरा हो गई। ठीक है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वसुंधरा हो गई। जिसका पति हरीश है, किसका पति हरीश है भाई, ये वसुंधरा का पति हरीश है। और देखिए हस्बैंड वाइफ के लिए मैं हमेशा ये साइन बनाता हूँ, हस्बैंड वाइफ के लिए ये वाला साइन मतलब ये वाला आएगा ऐसे, और इसका हस्बैंड की इसने बात की है तो हस्बैंड का मतलब ये आएगा पति। तो मैं यहाँ पे देखो नाम तो है नहीं भाई, नाम है ना, अभी नाम है हरीश है, तो मतलब मैं यहाँ पे हरीश नाम लिख देता हूँ, तो हरीश ये हो गया। अब आपको क्या बताना है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि रमेश हरीश से क्या संबंध रखता है, यानी इस रमेश का इस हरीश के साथ क्या संबंध है। अब आप एक चीज़ समझेंगे यार, ये देखिए रमेश का इससे क्या कनेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि राम की पत्नी जो है वो रमेश है, यानी रमेश की माँ हो गई, है ना। अब ये पत्नी का जो ये था, यानी जो यहाँ पे रमेश की माँ है, तो वेदमती क्या हो जाएगी, इसकी नानी हो जाएगी, रमेश की नानी वेदमती।
और क्योंकि यहां पे वसुंधरा वेदमती की मां है तो इसका मतलब रमेश की जो वसुंधरा होगी वो इसकी पर नानी हो जाएगी, क्योंकि भाई वेदमती नानी और जो इसकी मां है वेदमती की तो ये इसकी पर नानी। और यहां पे हरीश क्योंकि यहां पे इसका हस्बैंड है तो वसुंधरा जब पर नानी है तो हरीश पर नाना हो जाएगा। तो इसका मतलब रमेश और हरीश के बीच में क्या है, रमेश हरीश का नाती है, हरीश जो है रमेश का पर नाना होगा, यानी जो ये हरीश है ये परनाना है किसका, रमेश का। क्लियर हो रही बात? तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको ये वाली जो बात है समझ में आ रही होगी, आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और यहां पे 9 एक संख्या 3 से अधिक तथा 8 से कम है, यदि वह संख्या 6 से अधिक है तो संख्या क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, संख्या 3 से अधिक तथा 8 से कम है, तो जो 3 से अधिक है यानी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि इसने क्या कहा 8 से कम है। तो 8 से कम का मतलब ये सभी संख्याएं इसमें इंक्लूड हो सकती हैं क्योंकि सभी 3 से बड़ी हैं और 8 से कम है। लेकिन आप दूसरा स्टेटमेंट अगर यहां पे पढ़ेंगे, यदि वह संख्या 6 से अधिक है तो इसका मतलब ये हो गया कि यार 8 से कम है और 6 से अधिक है। अब 8 से कम कौन है, 7, और 6 से अधिक कौन है, 7। इसका मतलब यहां पे 7 आंसर हो जाता है। तो इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब पंखा पत्तियों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहिया। भैया देखो पंखे में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, इसको ऐसे समझिए, पंखे में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो अब कार में क्या होगा, कार का मतलब चक्कर से होगा, नहीं, कार में क्या होता है ये आपको समझना है। पहिया, ओके, ये पहिए की बात कर रहा है, पहिए में क्या होता है, तो क्या पहिए में कार होती है, नहीं। क्या पहिए में चक्कर होते हैं, नहीं। क्या पहिए में आगे चलना से मतलब है, नहीं। पहिए में क्या होते हैं, तड़ियां, इन तड़ियों से क्या मतलब है, स्पोक से। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा बोला जाता है, स्पोक्स बोला जाता है। जैसे आपके पास सिंपली जैसे ये फैन है ना, फैन के पास कुछ ऐसे होता है, ये आपके पास क्या होता है, फैन हो गया। इसी टाइप से अगर आपने ये कोई भी आपके पास ये गाड़ी है तो गाड़ी पे ये ऐसे स्पोक से होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्पोक। तो गाड़ियों में क्या होते हैं, यानी पहियों पे क्या होते हैं, पहियों पे आपके स्पोक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 94 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे पढ़ेंगे तो यहां पे अब एक चीज देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक खुले मैदान में मनु उत्तर दिशा की ओर चलता है 20 मीटर। उत्तर दिशा का मतलब देखिए, मैं हमेशा इन क्वेश्चनों को ऐसे ही हमेशा सॉल्व करते आ रहा हूं। तो उत्तर दिशा का मतलब हो गया आपके पास 20 नॉर्थ। अब क्योंकि ये नॉर्थ है तो मैं इसको प्लस नॉर्थ लिखता हूं, प्लस 20 नॉर्थ। वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति यहां पे है, देखो यहां पे है नॉर्थ में, अब यहां से बाएं मुड़ा यानी वेस्ट की तरफ मुड़ा। वेस्ट का मतलब मैं माइनस लिखता हूं क्योंकि ऊपर हमेशा प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ईस्ट को प्लस लिखते हैं और जो वेस्ट होता है माइनस लिखते हैं, इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिखा। कितना, 40। तो 40 कितना हो गया, वेस्ट हो गया। फिर वो बाएं मुड़ता है यानी अगेन यहां से भी बाएं आ गया। अब कहां पहुंच गया होगा, ये इस डायरेक्शन में, यानी कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ का मतलब यहां पे नेगेटिव हो गया यानी -50 साउथ आ गया। क्लियर? और अब हमेशा हमें जो कनेक्शन बनाना होता है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में बनाना है। अब कनेक्शन कैसे बनेगा, देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में कनेक्शन का मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो 50 में से 20 माइनस चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 30 साउथ आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे कितना आएगा, 30 साउथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साउथ है वो बड़ा नंबर है। 30 साउथ -40 वेस्ट, कुछ आपके पास ये आने वाला है। क्लियर? अब साउथ से वेस्ट कभी माइनस नहीं होगा, इसमें यही ध्यान रखना है, साउथ से वेस्ट कभी माइनस नहीं होगा। वेस्ट ईस्ट से ही माइनस हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन बन जाए, अब इनका सीधे स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर यानी 900 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब इसका 30 गुणा 30। इसी टाइप से अब जब इनका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो बीच में माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि -40 का स्क्वायर होता है। ये ऐसे होगा, देखो ध्यान दो, ये -40 का स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे जो आ जाता है ये आ जाता है 1600। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर आया 2500 आया। इसका मतलब अब आपको ध्यान रखना है कि यार जो 2500 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप ध्यान देखेंगे कि ये 50 का स्क्वायर होता है, यानी 50 गुणा 50 जब आप करेंगे तो 2500 इसका आंसर आता है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसको कुछ ऐसे लिखा गया, कैसे, RBID। ये RBID है और यहां पे है GMID। इसको कुछ इस टाइप से लिखा गया है। तो आपको बताना है TAIN को आप कैसे लिखेंगे, TAIN आपको ये कैसे लिख सकते हैं। आप दो चीजें यहां पे सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं, पहले आप ये लगाएंगे यार R और G के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। अगर आप ध्यान देंगे R और G के बीच में रिलेशन कुछ भी अगर आप बनाओ, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, यार
डी और डी तो ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो आप सोचोगे यार कि आर से जी कितना दूर है या कितना पास है, कुछ यही तो होगा, या ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप यहाँ आगे जाके देखेंगे यार आई के नीचे तो आई लिखा हुआ है और डी के नीचे डी लिखा हुआ है, तो ऐसे कनेक्शन बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं बनता है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है यार कि डी को डी लिख दो, आई को आई लिख दो, बी को एम लिख दो और आर को जी लिख दो। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आप एन को एन लिख सकते हैं, आई को आई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि यार आई एन तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। अगर आप चाहो तो इसको सोचो यार, जैसे डी को डी लिखा हुआ है तो मैं एन को एन लिख दूँ, आई को आई लिख दूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा तरीके से की गई, यानी कुछ अलग तरीके से किया गया है। तो अब आपको ये अलग तरीका इस क्वेश्चन से क्या सोचना है। अब आप इनकी नंबरिंग देखिए। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यार जो मेरे पास डी होता है वो आता है 4th नंबर पे। कितने पे? 4th नंबर पे। इसी टाइप से जो बी है वो आता है आपके पास 2nd नंबर पे, और इसी टाइप से जो आई है वो आता है आपके पास 9th नंबर पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डी है तो ये 4th नंबर पे आता है, आई जो है हमारे पास 9th पोजीशन पे आता है, और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे जी कौन से पोजीशन पे आएगा अब आपके पास? जी अब आपके पास आ जाता है 7th पोजीशन पे। अब यहाँ पे जो एम है, एम कौन से पोजीशन पे आ जाता है आपके पास? जे के एल एम, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये आएगा ये आपके पास 30th नंबर पे। क्लियर हो रही बात? उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी। और जो आर आएगा ये आएगा आपके पास 18 नंबर पे। अब ये चीज़ें सभी को आनी चाहिए। अब आपको इनके बीच में कनेक्शन देखना कि इनके बीच में क्या कनेक्शन बन रहा है। अगर आप एक चीज़ छोटा सा ध्यान देंगे कि यार यहाँ पे देखो, ये 4 में आप यहाँ पे +5 ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला नंबर बन रहा है 9, है ना। 4 में +5 ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 में अगर आप ध्यान दो कि यार अगर हम -5 कर दें तो आपके पास यहाँ पे 4 बन रहा है। इसी टाइप से आप ध्यान देंगे कि यार बी में ये 2 है, अगर मैं 2 में +5 ऐड कर दूं तो 7 बनेगा, और अगर मैं यहाँ पे 18 से -5 करूं तो 13 बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस टाइप से एक लॉजिक का फ्रेम हो रहा है, ये लॉजिक बन रहा है। अब ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कभी आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जो आरबीआई दिया है इसके आगे कुछ और भी आपके पास अल्फाबेट हो, जैसे मैंने यहाँ पे जी और डी एक ऐसा दे दिया और सी और डी कुछ ऐसे दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। अब वही लॉजिक आप यहाँ पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे कैसे आप इस लॉजिक को लगाएंगे? अगर आप ध्यान देंगे यार मेरे पास जो है ए है, ए का मतलब हो गया 1, ए का मतलब हो गया 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आएगा इसमें मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, और 5 ऐड करना पड़ेगा मतलब ए में +5 ऐड कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे +5 ऐड किया था, तो ए में +5 ऐड करने का मतलब बी सी डी ई एफ, यानी यहाँ पे जो आएगा वो एफ आना चाहिए। क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब भाई एफ आएगा तो मतलब ये वाला मेरा होगा नहीं, ये वाला मेरा होगा नहीं, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे समझ चुके हैं, तो यहाँ पे +5 आ गया। अब t से -5 अगर आप करेंगे तो t से जब आप -5 करते हैं तो कितना आता है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे o आएगा, ठीक है। अगर आप देखो बैक साइड जाना थोड़ा टिपिकल होता है, यानी बैक साइड याद रखना टिपिकल है। आप ये भी तो कर सकते हैं यार, n से यहाँ पे ध्यान रखो ना, यहाँ पे क्या आएगा? n से आप +5 ऐड कर दो। क्या n से +5 ऐड करेंगे क्या आपके पास s नहीं आएगा? तो यहाँ पे s भी तो आएगा, O P Q R S। और इसी टाइप से आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब i से -5 अगर आप कर रहे हैं, यानी -5 कर दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे D, इसमें आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। 9 से आपको यहाँ पे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि i पे 9 होता है, 9 से 5 माइनस कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे D, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात जो है समझ में आई होगी। तो FOSD इस टाइप से यहाँ पे इसका आंसर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जो आज समझाने लायक था। शायद हो सकता है बहुतों ने ये क्वेश्चन नहीं किया हो, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये सारा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ें सोचनी होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 99 क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे तो यार जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। 5 और 12 के बीच में जो डिफरेंस जो बन रहा है यहाँ पे 5 और 12 के बीच में, वो डिफरेंस आपके पास आ रहा है यहाँ पे कितना? 7 का। फिर 12 और 23 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस? 12 और 23 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 - 2 1 11 आ रहा है। 23 और 43 के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 0 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी 20, ठीक है। और यहाँ पे 9 - 3 6, और यहाँ पे 7 - 4 अगर आप ध्यान देंगे 36 आ रहा है, ठीक है। तो 7 11 20 36। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बन रही है। अगर आप एक चीज़ इसे थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान दें,
7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, 20 में अगर आप ऐड करेंगे तो 16 बन रहा है। क्या यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है आपको? अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चीज बन रही है, देखिए 4 और 9 के बीच में 5 का गैप बन रहा है। 9 और 16 के बीच में कितना बनेगा यहाँ पे? 7 7 बनेगा। यानी यहां पे एक ऐसा नंबर आएगा कि जो आपके पास 9 का गैप बना रहा होगा। और 9 का गैप बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए अगर यहां पे 140 अगर आप लिखेंगे और 140 से 79 माइनस करेंगे, 140 से 79 माइनस कीजिए, 10 में से 9 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। यहां पे 13 और 13 में से 7 अगर आप माइनस करें तो 61, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 61। ठीक है, और 61 और 36, 61 से 36 माइनस करो, यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 और यहां पे आपके पास 5 में से 3 25 और आपके पास यहां पे कितना आ जाएगा? 25 बेसिकली आता है। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा यहां पे? अरे ये यहां पे 25 आएगा ना। और 16 में देखो 36 और 61 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 25 आ रहा, और 16 में जब 9 आप ऐड करते हैं तो 25 आता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5 7 और 9, तो इसलिए यहां पे इसका आंसर बनेगा 140 बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी लॉजिक लग रहा हो, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार इससे इजी वे में भी ये होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में तो तीसरी स्टेप में क्वेश्चन जा रहा है। तो आप जो है हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगे तो आप लोग दूसरा लॉजिक भी इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगाने की मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन और इजी वे में हो जाए। चलिए 99 क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे 100 क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और एक चीज अगर आप ध्यान ये देंगे कि देखिए अब आज बुधवार है, अगले अब इससे बुधवार से अपने को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर आज रविवार है तो रविवार के 26 दिन बाद अपने को बताना है। ठीक है, आज रविवार है तो 26 दिन बाद क्या होगा? यानी मैंने कहा या अगर आज रविवार है, आज क्या है? अगर आज है रविवार तो अब आपको ये बताना है 26 दिन बाद आपके पास कौन सा दिन होगा। ये ऐसा बन गया ये क्वेश्चन। अब 26 दिन बाद का मतलब 26/7, और 26/7 का मतलब आप लोग जानते हैं कि भैया हमें इसमें विषम दिन निकालने होते हैं। तो यहां पे कितने विषम दिन आएंगे? आप देखेंगे यार यहां पे 5 विषम दिन आ जाएंगे। जितना भी आपके पास यहां पे जो रिमाइंडर आता है वही विषम दिन होते हैं। यानी आप क्या करोगे? रविवार में 5 और एक्स्ट्रा लेके जाओगे, और रविवार में 5 और एक्स्ट्रा लेके जाओगे, यानी यहां पे आपके पास आ जाएगा आंसर शुक्रवार। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे, तो इसलिए इसको सिंपल सी बात क्या करो, 26 दिन के बाद की बात कर रहा है, मतलब ये 27वां दिन कौन सा होगा ये इसकी बात कर रहा है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अपना कैलेंडर उठा लो, अपने कैलेंडर में इसी महीने की पहली तारीख देख लो, पहली तारीख क्या थी। ठीक है, और फिर 27 तारीख देखो, 27 तारीख उसमें क्या आ रही है। तो जो पहली तारीख लेट से अगर आपके पास सैटरडे हो यानी शनिवार हो, लेट से, मुझे नहीं पता इस महीने की पहली तारीख क्या थी, लेकिन अगर आपको 27वीं तारीख देखनी तो शनिवार में आपको 5 ही ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो शनिवार में 5 जो भी ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 27वां दिन। अगर 26वें दिन की बात यहाँ पे कर रहा हो तो 26वें दिन का मतलब फिर आपके पास यहाँ पे जो आंसर बनता वो बनता बृहस्पतिवार। क्लियर हो रही बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज जो है समझ में आई होगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे लोग इनको पेयर्स बना के करते हैं, मतलब 2-3 तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो तरीका शायद मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और मैंने पहले भी आपको एक चीज़ कही थी कि यार कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बस ये देख लो कि मुझे यहाँ पे कुछ फील करना है। इसका मतलब ये सी बी लिखा हुआ है, तो अब हम लोग या क्या चेक करने वाले हैं, हम ये देखेंगे यार सी बी से पहले क्या है। तो यहाँ पे देखो कहीं सी बी कोई और टर्म है, आप देखोगे यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे देखोगे आप सी बी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहीं और सी बी है, आप देखोगे कहीं नहीं है। इसका मतलब सी बी से पहले जो है वो यहाँ पे भी होगा, बस ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे ए आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? थोड़ा इजी वे में बता रहा हूँ। दूसरी चीज अगर आप क्या ध्यान देंगे, आप क्या देखोगे यार सी ई से पहले क्या आएगा, आप देखोगे क्या सी ए कहीं यहाँ पे है, आप देखोगे यार सी ए नहीं है यहाँ पे सी ए से पहले खुद ढूंढना है, यहाँ पे भी सी ए है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब इसको छोड़ दो। अभी क्या चेक करो? बी ए से पहले चेक करो, बी ए के बाद कुछ है कहीं है बी ए, आप यहाँ ध्यान दोगे यार यहाँ पे बी ए, लेकिन बी ए से पहले अपने को नहीं पता, तो इसे भी छोड़ दो। अब यहाँ पे आओगे सी ए वाला, तो अगेन सी ए वाला यही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे बी ए वाला, तो ये भी बी ए वाला, तो इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखोगे डी से पहले क्या था, डी से पहले क्या था, तो क्या डी से पहले कुछ था? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है, बी है, बी है, देखो कहीं भी डी आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब अपने को ये भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? जब आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है ना, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, ये कर लो ना। देखो
सी के बाद क्या आ रहा है, क्या आपको पता है यहाँ पे सी के बाद क्या है? आप देखोगे सी के बाद बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे मतलब सी के बाद आपके पास क्या होने वाला है, ये बी होगा। और आप इस टाइप से भी इसे चेक कर सकते हैं, सी के पहले ए था ना, आप देखोगे हाँ यार सी के पहले ए है, यानी ए सी के बाद बी है, तो क्या यहाँ पे ए सी के बाद बी आ रहा है? ए सी के बाद बी आ रहा है, बस हो गया। अब इस केस में आपको क्या करना है कि अपने ऑप्शंस चेक कर लो। ऑप्शन क्या चेक कर लो, यहाँ पे अपने को ऑप्शन चेक करना है, क्या मेरे पास ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास बी, ए और बी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो आपके पास ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा स्टेप हम क्या फॉलो करने वाले हैं? दूसरे स्टेप में ये देखिए कि यार अब मैं क्या बनाऊं, अभी तो ऑलरेडी देख चुके हो ना क्या क्या है। अब इसमें चेक कीजिए सी बी है क्या मेरे पास कहीं, सी बी सी बी सी बी सी बी ये है, सी बी के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ यहाँ पे सी बी के बाद मुझे पता है, सी बी के बाद क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी लिख दो ना, सी बी के बाद क्या आ रहा है, डी। सी बी के बाद आप डी लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे मैं सी बी के बाद डी नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, सी बी के बाद यहाँ पे भी डी लिख लो, इस टाइप से। तो ये जब आप करोगे ना तो देखो इसमें ऑप्शन क्या बनना है, देखो दूसरे में डी आ रहा है, एक छोड़ दो, तीसरे में डी आ रहा है, हाँ डी आ रहा है, लेकिन यहाँ देखते हैं आप बी आ रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका और भी तरीका होता है, मैं और भी मतलब आप इन ऑप्शंस को रख के भी डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं, तो इस टाइप से आप इन्हें सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा दिमागदार क्वेश्चन है, बाकी इससे भी आसान क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों को वर्णाक्रम इस टाइप से लिखना है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया सिंपली, इसको सीधा सीधा लिख दीजिए। मतलब ए हमारे पास है तो ए लिख दो ऐसा, ए के बाद क्या बी है कहीं, यहाँ नहीं है बी। क्या सी है, हाँ सी है, ए सी। क्या डी है, इसके बाद नहीं है। क्या ई है, ई है, ए सी ई। क्या एफ है, यहाँ पे एफ नहीं है। क्या जी है, यहाँ पे जी नहीं है। एच भी नहीं है, आई। क्या जे है, यहाँ पे नहीं है। के है, नहीं है। एल है, हाँ एल है, फिर एल। एम है, एन है, नहीं है। पी है, क्यू आर एस टी यू वी, यानी टी और वी है, यानी टी और वी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 7 इन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, यानी कुछ छूटा है यहाँ पे। क्या छूटा है यहाँ पे, ए सी, यहाँ पे क्या छूटा है, ओके यहाँ पे आर छूट गया है, यहाँ पे आर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी देखिए अब मैंने इसको सिंपल वे में लिख दिया है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। अब इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है अगर हमने इनको वर्णाक्रम में लिखा है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप ध्यान दोगे यार ए मेरे पास यहाँ पे था, यानी ए अपने पास 7वें नंबर पे था, अब ए तो मेरा पहले नंबर पे आ गया। अगर आप आर को चेक करोगे, आर मेरे पास तीसरे नंबर पे था, अब यहाँ पे आर जो है कौन से नंबर पे आ गया, यहाँ पे आर अब 6वें नंबर पे आ गया। वी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, अब वी मेरे पास लास्ट पोजीशन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनकी पहले जो पोजीशन थी, अब वो सारी पोजीशनें चेंज हो गई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पे तो सभी का स्थान परिवर्तित हो गया ना, क्योंकि देखो सी पहले यहाँ था, अब सी यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए। चलिए 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा? तो तीसरा शब्द अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो देखो यहाँ पे MANE, ये तो पहला होना चाहिए। हम इसको कैसे देखते हैं, हम इसको हमेशा यही देखते हैं यार कि पहले M आएगा फिर A आएगा। देखो MA सभी के पास है। अब मुझे बताइए पहले U आता है या N आता है? आप देखेंगे N पहले आता है, इसका मतलब सबसे पहले तो मेरे पास ये आने वाला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है ये पहला हो गया। अब दूसरा चेक कीजिए, MAU के बाद पहले क्या आता है? N आता है, V आता है या S आता है? आप देखेंगे N पहले आता है ना, पहले N आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास? S आएगा, यानी दूसरे पे मेरे पास ये नंबर आएगा। फिर तीसरे पे कौन आएगा? फिर तीसरे पे ये वाला आएगा, क्योंकि N के बाद क्या आता है? S आता है। और फिर लास्ट में आपके पास चौथे पे कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। हमें पूछ रहा था तीसरा शब्द, तो तीसरा शब्द आपके पास C वाला आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ईजी है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। और ये थे आपके सारे आज के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे अपने अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ समझाने की, सो दैट कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।